नहीं लगा सकते। विस्तार से बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम संगठन होते हैं वो कैसे दूसरों के हितों को खराब करना चाहते हैं। हमारे साथ पूजा यहाँ पे माफ कीजिए, गीता भट्ट भी जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमन चुक बाजार के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप लोग के पास भी आऊंगा, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जगजीत भट्टाचार्य जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेंटर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च से हैं। डॉक्टर जयजीत, आखिरकार हिंडनबर्ग चाहता क्या है? क्योंकि आप देखिए, जो सेबी ने नोटिस दिया उसका जवाब ना देकर वो एक नई रिपोर्ट जारी कर देता है और अदानी ग्रुप ने सिरे से इसको खारिज किया है। सेबी चीफ ने बयान जारी करके इस सारे आरोपों पर अपना पक्ष रखा है और इसे बेबुनियाद बताया और चरित्र हनन की कोशिश बताया है। आखिरकार इसके पीछे क्या साजिश आपको नजर आ सकती है? जैसे अभी अखिलेश जी ने बताया कि अगर हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग में मौजूद है, अगर उसको शॉर्ट सेलिंग करके उसको पैसा और मुनाफा कमाना है, वो तो हो चुका है। उसके बाद ये रिपोर्ट निकालने की और ये जो प्रेस रिलीज है ये निकालने की उनका क्या मोटिवेशन है? क्या वो एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है? वो है नहीं। क्या वो एक जर्नलिस्टिक अथॉरिटी है, जर्नलिज्म में है? वो है नहीं। तो किस कारण उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला हुआ है? क्या वो इंडियंस के हित के लिए ये रिपोर्ट निकाला है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए सो मोटो, तो शायद इंडियंस को बेनिफिट हो? ये तो उनका मकसद है ही नहीं। तो किस मकसद ये पड़े हुए हैं कि ये रिपोर्ट वो निकालेंगे और ऐसा बेबुनियाद चीजें सामने डालेंगे जिससे ना सिर्फ अदानी को इम्पैक्ट होता है, अदानी ग्रुप को जो एक बड़ा एंटरप्राइज है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बल्कि अब तो सेबी पे वो निशाना तान रहे हैं ताकि हमारा स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट हो। अगर आप उनका रिपोर्ट पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, उसमें ऐसे चीजें लिखा हुआ है जैसे कि देयर इज ए अदानी, एज पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, अदानी हैड ग्रॉसली ओवरवैल्यूड द इंपोर्ट वैल्यूएशन। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ही लिखा हुआ है। और ये जो वो रिपोर्ट कोट कर रहे हैं डीआरआई का, जिसमें कह रहे हैं कि अदानी ने ग्रॉसली इंपोर्ट ओवरवैल्यू करके फिर उन्होंने पैसा बनाया हुआ है और 2024 की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट 2014 की है और ये डीआरआई का कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ शो कॉज नोटिस है। ऐसे हजारों शो कॉज नोटिस डीआरआई का काम है ये निकालना, इस पे इन्वेस्टिगेट करना। ये जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसमें कोई जिक्र नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद डीआरआई ने क्या बोला है। इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं कि आधी चीजें बताते हैं। ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये 2014 की रिपोर्ट है। अगर मैं उसमें और आगे देखूं, उसमें लिखा हुआ है कि एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है अदानी वॉच बोल के, जिन्होंने दिसंबर 2023 को फलाना ठिकाना बोला हुआ है। अब ये अदानी वॉच किसका है? किसने बनाया हुआ है? नॉन प्रॉफिट बोल दिया क्या? तो क्या ये लोग के हित के लिए है? इसके लिए कौन इन्वेस्ट कर रहा है? इसका ओनर्स कौन है? किसने बनाया है? क्यों बनाया है? इसका तो कोई जवाब है नहीं इसमें रिपोर्ट में। और इसमें अनशन एलिगेशंस, उसमें बेबुनियाद एलिगेशंस दिया हुआ है। अगर मैं और जाता हूं इसमें डिटेल में, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है कि शी एज इन द सेबी चीफ माधवी बुच personally wrote to India Infoline to use her private Gmail doing business through her husband's name। उसमें उन्होंने मेल भी लिखा हुआ है। अगर कोई मेल वो पढ़ ले, उसमें दिखता है कि वो हस्बैंड के थ्रू काम नहीं कर रहा है, वो ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड उसने एक मेल लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड चाहता है कि ये फंड्स बेचा जाए। और जिस फंड्स के बारे में वो बोल रहे हैं कि इसी फंड्स के थ्रू अदानी का पूरा ग्रुप फंड हुआ था, उसमें तो उनका सिर्फ 80 लाख का इन्वेस्टमेंट था। तो क्या 80 लाख से करोड़ों, हजार 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 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है अदानी का, वो फंड हुआ है? क्या उसमें माधवी बुच का कोई मुनाफा हुआ है? अब जो रिपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है, जो हिंडनबर्ग में दिया हुआ है, उसी रिपोर्ट में लिख के आ रहा है कि 0.2% का लॉस हुआ है। वो 0.2% लॉस में उसको बेचा हुआ है उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था। उसमें आगे आगे और लिख रहे हैं कि अगर माधवी बुच को इन्वेस्ट ही करना था तो वो अपने इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स है जहां पे उनकी अपनी चलती है एज ए सेबी चेयरपर्सन, तो उन्होंने ये जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स है वहां पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, बाहर के म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट किया? अगर वो इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है तब प्रश्न ये होता कि जिसकी रेख देख वो कर रही है उसी में कैसे उसने इन्वेस्ट कर दिया? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ भी करे तो उसको वो फंसाने वाली बात हो गई। जैसे आपके बाकी लोगों ने अभी जो पैनलिस्ट है बताया कि ये तो सारे बेबुनियाद है। जो भाषा लिखा हुआ है ये लोगों को बहकाने वाली भाषा है। इसलिए मैंने दो चार चीजें रिपोर्ट से पढ़ के
यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए मैंने पढ़ दिया है, एक आध मैं और भी पढ़ लेता हूँ, जस्ट सो दैट इट इज क्लियर. जी We noted that the trading pattern suggests that the stock parking entities and suspicious offshore entities may have artificially inflated the volume. May have. अब उन्होंने बस लिख के भाग गए कि ऐसा हो सकता है. हम बोल नहीं रहे कि होगा, बट हमने लिख दिया कि हो सकता है. अब किस आधार पे लिखा है, नहीं लिखा वो कुछ भी. Investigation raised question whether Adani used business associates as frontmen. अब तक तो ऐसा कुछ निकला नहीं है, तो why are they raising such questions? जी They have raised questions, and who are they? What is their locus standi? What is their intent? So I can go on line by line. Every single line of their report does not have any basis for it. And इसलिए ये प्रश्न उठता है कि अगर ये सारे एक एक लाइन उनका रिपोर्ट का बेबुनियाद है, तो वो किस कारण ये कर रहे हैं, उसको वो इन्वेस्ट इतने पैसे क्यों डाल रहे हैं ऐसे रिपोर्ट्स निकालने के लिए, जी और उनको कौन कौन उनको ये इन्वेस्टमेंट दे रहा है. जी देखिए, जयजीत जी ने बहुत बड़ा कमेंट किया है कि ये पीत पत्रकारिता का उदाहरण है जो यहां पर हिंडनबर्ग की तरफ से किया जा रहा है. हमारे साथ गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ी हुई हैं. गीता जी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुना, उन्होंने इन रिपोर्ट्स की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं. सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि जब जब संसद सत्र भारत में होता है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है. एक निजी मीडिया हाउस का भी नाम सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से लिया गया. जब इससे पहले संसद का सत्र था तो उसका एक वीडियो जारी किया गया था, और अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट. क्या यह भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास विदेशी ताकतों की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, हिंडनबर्ग का जो पिछला एपिसोड हुआ था वो, और अभी भी अगर आप देखें तो सुधांशु जी ने जो कहा वो कहीं ना कहीं उसमें एक तथ्य है. एक ग्लोबल फोर्सेस जिस प्रकार से काम कर रही हैं इस समय, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट करके उसको कमजोर करने की जो ये प्रक्रिया में जो इस तरह की रिपोर्ट्स छापी जा रही हैं, ये बड़े साफ शब्दों में कहूं तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाहरी ताकतें हैं उनके साथ साथ जिस प्रकार से पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग के द्वारा ऐसी रिपोर्ट लाई गई थी और संसद में उस समय किस प्रकार से हंगामा विपक्ष के द्वारा किया गया था, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है. एक विपक्ष जो है वो एक लोकतंत्र में उससे अपेक्षा होती है कि वो पूरी कोशिश करे कि वह सकारात्मक रूप से सरकार की आलोचना करे, लेकिन उसमें कुछ सकारात्मकता होनी चाहिए. लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को आहत करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स लाना, और ऐसे समय में हम सभी जानते हैं कि सेबी ने शो कॉज नोटिस भी जो है हिंडनबर्ग को दिया था, क्योंकि उन्होंने जो पिछली बार जो पूरी जो जिस प्रकार की रिपोर्ट छापी थी उसकी कि आपने ये तथ्य कहां से लाए, आप उसकी जानकारी दीजिए. हुए जैसे कि पहले भी, इससे पहले भी जो अभी पैनलिस्ट जुड़े हुए थे उन्होंने इस बात को बताया. हिंडनबर्ग ने उसकी जानकारी सेबी को ना देते हुए एक इस प्रकार का जो ये अभी एक, मैं तो कहूंगी एक व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने का प्रयास किया गया है यह. और आप देखिएगा कि इसको अब विपक्ष के द्वारा ये किस प्रकार से इसे लिया जाएगा. ये इसको उछाल के इसमें बेबुनियाद बातें जोड़ने का जो अगर प्रयास किया जाएगा तो ये एक कोई अच्छी बात नहीं है. क्योंकि आप जरूर अपने कान खुले रखिए, अगर कोई बात गलत है तो उसको उस पर जो है पिन पॉइंट करना यह विपक्ष का काम है. परंतु साथ ही साथ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी रिपोर्ट्स जिनमें की पूर्ण रूप से गोलमाल है, कोई भी बात साफ तरीके से नहीं बताई है, और कोई ये नहीं बताया गया कि कहां से ली गई है, इसके ये तथ्य कहां से लाए गए. 2-4 रिपोर्ट्स को मिलाकर जो है एक रिपोर्ट बनाकर पेश करके जिसमें आधी जो सूचना है उसको गायब कर दिया गया है. कि पुरानी रिपोर्ट है 2014 की, उसको जो है ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो अभी वो रिपोर्ट लाई गई है. ऐसे जो सब तथ्य हैं ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं. और ऐसी तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च फर्म्स हैं हिंडनबर्ग जैसे जो कभी भी कुछ भी छाप सकते हैं. तो उसको लेकर सेबी जैसी इतनी जो क्रेडिबल फर्म है जो कि पूरा रेगुलेटरी बॉडी है एक तरह से, उसके ऊपर प्रश्न लगाना ये एक बड़ी गंभीर आरोप भी है. और इसको कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसी बातों को उठाया भी जाना चाहिए सरकार के द्वारा. जी
देखिए गीता भट्ट, आपने सही कहा कि जो ऐसे मामले आते हैं, क्योंकि एक ऐसा रेगुलेटर है सेबी यहाँ पर जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, और उसके ऊपर अगर इस तरह के आरोप कोई हिंडनबर्ग जैसी संस्था लगा रही तो इस पर जरूर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हमारे साथ अमन चुग जुड़े हुए बाजार के विशेषज्ञ। अमन, मैं गीता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछता हूं, हमें अपने देश की सेबी पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने देश के नियम कायदे कानून पर भरोसा होना चाहिए, कि हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट पर जो पता नहीं कहां से क्या चीज जोड़कर एक नई रिपोर्ट पेश कर दें, जो नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहा है हिंडनबर्ग, वो एक नई रिपोर्ट ला रहा है। भारत को तो भारत की संस्था पर भरोसा होना चाहिए ना। बिल्कुल जी सर, नमस्कार है, जय हिंद है। मैं आपको 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स बताने की कोशिश करता हूं जी। ये जियो पॉलिटिकल और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो टर्बुलेंस है, वो साथ में अगर आप लिंक करो, जो स्पेशली मोदी साहब अभी रशिया होकर आए, पुतिन साहब से मिले और बड़ी क्रुशियल डेट पे मिले जहां पे बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज इकट्ठे मिले थे, तब से ये सारा क्योस क्रिएट किया गया है, जो कि एक तरह से हमने बांग्लादेश में देखा, अब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है। एक्चुअली में इसको आप एक और एंगल से मैं लिंक करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ग्लोबली जो पैसे का फ्लो होता है, वो मेजरली यूएस चाहता है कि पैसे का फ्लो उसकी तरफ ज्यादा रहे, मगर रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा ये सारा एफडीआई का फ्लो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का फ्लो वो हमारे हिंदुस्तान की तरफ मूव कर रहा है। इनफैक्ट पहले जहां चाइना की तरफ 2005 से 2008 की तरफ मूव किया था, 2016 के बाद उसका डिक्लाइन हुआ और अब 2020 के बाद इनफैक्ट वहां से भी फ्लोज हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अब ये जो फ्लो है, इन रीसेंट टाइम आपने सुना होगा कि जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। तो पहले देश क्या करते थे, पहले हेज फंड्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स जापान से 0% पे बोरो करते थे और यूएस में जाके 5.5% पे लगा देते थे। मगर एकदम से जापान ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो जापान ने एक तरह से यूएस को आंख दिखाते हुए बोला कि भैया मैं भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूं, मेरा जैपनीज येन काफी डीवैल्यू कर दिया है, उसके कारण ये पैसे का जो फ्लो है वो ड्राइड अप हो गया। अब उसको लगा ये सारा ड्राइड अप पैसा कहीं हिंदुस्तान में ना पहुंच जाए, तो एक एंगल ये। दूसरा, यूएस की कहीं ना कहीं जो हेजेमोनी है वो फॉल कर रही है। उसके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर आप ध्यान देखें, फेसबुक है, एप्पल है, गूगल है, अल्फाबेट, ये सारी जो कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज अपने शेयर के प्राइसेस की जो वैल्यूएशन है बायबैक करके कर रही हैं। इनफैक्ट इस साल का टारगेट उनका $1 ट्रिलियन का बायबैक का है। तो वहां पे वो चाहते हैं कि जहां हिंदुस्तान में बिना बायबैक के मार्केट ग्रो कर रही है, स्पेशली अदानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, जो कि इंडियन बेस्ड एमएनसीज हैं, उनको कहीं ना कहीं डेंट कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इस बार अदानी के ऊपर स्पेसिफिक नहीं करते, इस बार सेबी के ऊपर सीधा पहुंच जाते हैं, ताकि मार्केट्स में एक तरह से क्रैश लैंडिंग हो। एक और चीज जो एक इंटरेस्टिंग एंगल है वो ये है कि अदानी के पीछे बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि अदानी एक तरह से पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पोर्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्ट्स हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे सप्लाई चेन के डिसरप्शन होने की संभावना बन सकती है, जैसे इजराइल में, तंजानिया में, वियतनाम में, यानी कि ये श्रीलंका में, जहां जहां चाइना प्रेजेंस चाहता है, यूएस प्रेजेंस चाहता है, वहां पे कहीं ना कहीं अदानी के पोर्ट्स का होना अपने आप में उनके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये तीनों एंगल पे मेरे को लगता है कि ये सारा जो प्रहार है, ये अभी डीप स्टेट जो है, जो कि यूएस बेस्ड एमएनसीज कह लीजिए या जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज कह लीजिए, ये एक तरह से प्रहार करते ही रहेंगे। और मेरे को लगता है कि हमें कंप्लीट फेथ होनी चाहिए अपने गवर्नमेंट के ऊपर, अपने रेगुलेटर्स के ऊपर। बिल्कुल अमन, देखिए आपने बहुत सही कहा कि हमें पूरा भरोसा अपनी सरकार पर और अपनी संस्थाओं पर होना चाहिए, ना कि हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं पर, जो कि बेबुनियाद रिपोर्ट जारी करती रहती हैं, और जब उन्हें नोटिस जारी किया जाता